हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एमपीएसआई के अलावा अन्य राज्यों में जो एसआई की एग्जाम होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं इसमें व्यंजन संधि को। तो पिछली क्लास में मैंने आपको स्वर संधि के सारे प्रकार पढ़ाए थे। अब इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा व्यंजन संधि के बारे में। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं और इसके नियम होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो व्यंजन संधि का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसमें, तो व्यंजन संधि का अर्थ होता है कि एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से दूसरे व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलेगा या एक व्यंजन दूसरे स्वर से मिलकर परिवर्तन होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो इसमें एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलेगा तो भी परिवर्तन होगा, और एक व्यंजन स्वर के साथ मिलेगा तो भी इसमें परिवर्तन होता है। तो इसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में कभी कभी इसकी परिभाषा भी आपसे पूछ ली जाती है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि एक व्यंजन जब दूसरे व्यंजन से मिलता है और उसमें जो परिवर्तन होता है, या फिर एक व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर परिवर्तन करता है, या एक व्यंजन दूसरे स्वर से मिलता है और उसमें जो परिवर्तन होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि का अर्थ होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, जो व्यंजन संधि होती है तो व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं। तो इसमें देखिए पहला नियम क्या होता है, तो पहला नियम यह है व्यंजन संधि का, इसका नियम पहला देखिए। तो इसका नियम पहला यह है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, तो इसमें क्या है, तो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, अब पहले वर्ण का मतलब क्या होगा फ्रेंड यहाँ पर, तो पहले वर्ण का मतलब है क, च, ट, त और प। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद मतलब क, च, ट, त, प के बाद उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, ठीक है, उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य, र, ल, व आए, या कोई स्वर आए, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यह है इसका नियम पहला। तो नियम पहला यह कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, तो किसी वर्ग का मतलब किसमें, जैसे पहला वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो पहला वर्ण मतलब या तो क आ जाए, या च आ जाए, या ट आ जाए, या त आ जाए, या फिर प आ जाए। तो इसके बाद क्या होगा, तो क, च, ट, त, प के बाद में उसी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण आएगा या फिर चौथा वर्ण आता है, और ये नहीं आया तो फिर यह, र, ल, व में से कोई एक आएगा, और यह भी नहीं आया तो कोई स्वर आएगा। तो फिर क्या होगा, तो जो पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये इसका अर्थ होता है, या जो इसका नियम पहला होता है ये है। अब इस नियम पहले को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा और सरल रूप बताता हूं, तो जल्दी इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें, तो हमने अभी यहां पर कहा है कि पहले वर्ण, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क, च, ट, त और ये प। तो ये पहला वर्ण हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद या तो क्या आएगा पहले वर्ण के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण।
तो तीसरा या चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, तो या तो ग आना चाहिए या फिर घ आना चाहिए। और इसका च का तीसरा या चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, या तो ज आएगा या फिर झ आएगा। और ट का इसका तीसरा या चौथा वर्ण क्या होगा, तो या तो ड होगा या फिर ढ आएगा। फिर इसके बाद ता के बाद में क्या आएगा, तो या तो द आएगा या फिर ध आएगा। और इसके बाद फिर पा के बाद में क्या आएगा, या तो ब आएगा या फिर भ आएगा। और ये नहीं आए तो फिर इनके स्थान पर क्या आएगा, य आएगा, र आएगा, या ला आएगा या फिर व आएगा। और मान लो ये भी नहीं आए तो फिर क्या आएगा, तो फिर कोई स्वर आएगा, कोई स्वर आता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, तो ये जो पहले वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। मतलब का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा फिर, तो ये गा में बदल जाता है। आ रहा समझ में, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण, तो उदाहरण से आपको क्लियर होगा। तो इसमें देखिए जैसे का गा होना, तो का गा कैसे होगा, तो देखिए इसमें का गा होना, ठीक है, का गा होना। तो का गा कैसे होगा, तो देखिए इसमें हमने लिखा यहां पर कि जैसे दिक, तो दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, तो दिक धन अंबर का दिगंबर कैसे हुआ, तो देखिए यहां पर, तो हमने इधर लिखा यहां पर जैसे क, फिर ख, फिर ग, फिर घ और फिर ये इंग। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो क आया है, तो ये क किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो ये क वर्ग का पहला ही वर्ण है। यहां पर ये जो क है ये क वर्ग का पहला वर्ण है। इसके बाद क्या आना चाहिए था, तो उसी वर्ग का या तो तीसरा आ जाए या फिर चौथा वर्ण आ जाए। मतलब या तो ग आना था या फिर घ आना था। तो क्या यहाँ पर ग या घ आया, क्या नहीं आया, तो फिर क्या आना चाहिए, या र लव में से कोई एक आना चाहिए। मतलब जो अंतस्थ व्यंजन है उन अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक आना था। लेकिन क्या यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन भी आया, क्या नहीं आया। तो फिर हमने बताया था आपको कि या तो फिर कोई स्वर आ जाए। तो यहां पर क्या आ गया, तो ये स्वर आ गया। तो स्वर क्या है यहाँ पर अ। तो अब क्या होगा कि ये जो क वर्ग, ये जो क है, तो ये क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ग। इसलिए यहां पर दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाता है। आ रहा समझ में। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो आधा क है, तो आधा क का आधा क्या हो जाएगा, तो आधा क का होगा आधा ग, और आधा ग के साथ जब हम ये आ को जोड़ते हैं तो ये पूर्ण रूप में बदल जाता है। इसलिए यहां पर दिक धन अंबर का क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसका अगला उदाहरण देखिए। इसका अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे दिक धन गज, जैसे दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दिग्गज। तो दिक धन गज का दिग्गज कैसे हुआ, तो यहां पर ये क है, तो ये क किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो क वर्ग का पहला ही वर्ण है। और उसके बाद यहां पर ये क्या आया है, ग आया है। तो ये ग किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो क ख ग घ इंग, ये 5 वर्ण होते हैं क वर्ग में। तो ये क का तीसरा वर्ण है ग, क ख और फिर ग, तो ये ग तीसरा वर्ण होता है। तो फिर यहां पर ये ग आ गया है, तो अब ये क किस में बदलेगा, तो ये क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तो क का तीसरा वर्ण हो जाता है ग। जैसे हम देखते हैं क ख फिर ग घ और फिर ये इंग। तो ये क का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो ये क का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग। इसलिए ये क किस में बदल जाता है, ग में। तो यहां पर ये आधा क है, तो आधा ग में इधर बदल जाता है। इसलिए दिक धन गज का क्या हो जाता है, दिग्गज हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए। ऐसे अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे वाक धन ईश्वरी, तो वाक धन ईश्वरी बराबर क्या हो जाएगा, वागीश्वरी हो जाता है।
तो ये वाक धन ईश्वरी का वागीश्वरी कैसा हो जाता है? तो इसमें देखिए कि यहां पर ये का आया है, तो का के बाद में क्या आना चाहिए था? तीसरा चौथा वर्ण आना था। आया क्या? नहीं आया। तो फिर क्या आना चाहिए था? अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक आना था, य र ल व। तो ये भी आया क्या यहाँ पर? तो ये भी नहीं आया। तो फिर क्या आना चाहिए? तो कोई स्वर आना चाहिए। तो स्वर क्या आ गया यहाँ पर? ई। तो इसलिए अब ये क किस में बदलेगा? तो ये क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ग होगा। इसलिए ये वाक धन ईश्वरी बराबर क्या हो जाता है? वागीश्वरी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले जो हमने दिग्ग धन गज बराबर दिग्गज बताया था, तो उसमें तो आधा का आधा ग हुआ था। तो यहां पर ये का जब ग हो रहा है तो पूरा ग कहां से आ गया? आप सोच रहे होंगे ऐसा। तो देखिए कि ये जो क है, तो ये आधा क किस में बदलेगा? तो ये आधा क आधे ग में बदल जाएगा। क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग होगा। तो ये आधा ग के साथ जब ये ई जुड़ेगी तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये ग में बड़ी की मात्रा जुड़ जाती है। इसलिए वाक धन ईश्वरी बराबर क्या हो जाएगा? वागीश्वरी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर वागीश्वरी का अर्थ क्या हो जाएगा? वागीश्वरी किसको कहते हैं? तो वागीश्वरी कहा जाता है माता सरस्वती को। वाक मतलब भाषा या बोली या वाणी, ठीक है। तो भाषा की देवी, बोली की देवी कहा जाता है सरस्वती माता को। तो सरस्वती माता को हम कहते हैं वागीश्वरी, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ऐसे फिर और अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे वागीश, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है। इसका हो जाएगा वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? वागीश हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वागीश में संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है व्यंजन संधि, और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो वाक धन ईश। तो वाक धन ईश का वागीश कैसे हुआ? तो यहां पर ये जो क है, तो क के बाद क्या आया है? स्वर आया है। तो ये क अपने ही वर्ग के किस वर्ण में बदल जाएगा? तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग होगा। तो इसलिए ये वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? वागीश हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला। तो अगला आ जाता है कि यदि च के बाद कोई भी तीसरा चौथा वर्ण हो तो च का क्या होगा? अब च का ज हो जाता है। तो च का ज कैसे होगा? देखिए च का ज होना। तो च का ज कैसे होगा? ये अभी नियम पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, याद रखना, अभी पहला नियम चल रहा है। तो च का ज कैसे होगा? तो हमने यहां पर लिखा कि जैसे अच, तो अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा अजंत। तो अच धन अंत का अजंत कैसे हुआ? तो देखिए यहां पर कि जो च वर्ग होता है, तो च वर्ग में जैसे च, छ, ज, झ और इया ये होते हैं। तो इसमें देखिए यहां पर कि जो च है, तो ये च किस वर्ग का कौन सा वर्ण है? तो ये च वर्ग का पहला वर्ण होता है। फिर इसके बाद में कोई तीसरा चौथा वर्ण आना था, मतलब कि या तो ज आना था या फिर झ आना था। तो यहां पर आया क्या? नहीं आया। फिर यर लब में से कोई एक आना था, मतलब अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक आना था। तो यहां पर आया क्या? नहीं आया। तो फिर क्या आना चाहिए? कोई स्वर आ जाए। तो कोई स्वर यहां पर क्या आया? तो स्वर आ गया यहां पर अ। तो अब यह च अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये च का तीसरा वर्ण क्या होगा? तो च का तीसरा वर्ण है ज, इसलिए ये च का क्या हो जाएगा? तो इसलिए च का हो जाएगा ये ज। तो आधा च का क्या हो जाएगा? तो आधा च का आधा ज हो जाता है, और आधा ज के साथ जब ये अ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अजंत, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजंत शब्द में संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है व्यंजन संधि, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण आ जाता है ट का ड होना।
ट का ड होना। तो ट का ड कैसे होगा ये देखिए इसमें। तो इसका एक उदाहरण देखिए कि जैसे सट धन आनंद, सट धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सडानंद। तो सट धन आनंद का सडानंद कैसे हुआ ये देखिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ट है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो ट वर्ग में देखिए कि ट, ठ, ड, ढ और ल, ये वर्ण होते हैं ट वर्ग में। तो यहां पर अब देखिए कि ट के बाद में क्या आना चाहिए, तो ट के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए। तो तीसरा चौथा का मतलब या तो ड आना था या फिर ढ आना था। तो क्या यहां पर आया, क्या नहीं आया। तो फिर क्या आना चाहिए इसके बाद में, अगर ये नहीं आए तो यर लव में से कोई एक आना चाहिए। तो यर लव मतलब अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक आया, क्या नहीं आया। तो फिर हमने बताया था आपको कि अगर ये भी ना आए तो फिर कोई स्वर आना चाहिए। तो यहां पर ये क्या आया है, स्वर आया है। तो स्वर क्या है यहां पर, आ, ठीक है। तो फिर अब ये ट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इसका तीसरा वर्ण क्या है, ड है। तो इसलिए ये सट धन आनंद का क्या हो जाएगा, सडानंद हो जाएगा। तो ये आधा ट का क्या होगा, आधा ड, और आधा ड के साथ जब ये आ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है डा। इसलिए सट धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, सडानंद हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए इसी का, कि जैसे अगला उदाहरण आता है सट धन अंग बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा षडंग, मतलब 6 अंग। तो सट धन अंग का षडंग कैसे हुआ ये देखिए। तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर ये ट आया है। तो ये ट किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, ट वर्ग का पहला ही वर्ण है। और इसके बाद फिर यहां पर क्या आ गया, ये स्वर आ जाता है। तो ये ट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, मतलब तीसरा वर्ण क्या होगा इसका, ड होगा। इसलिए ये सट धन अंग बराबर क्या हो जाता है, षडंग हो जाता है। और षडंग का अर्थ होता है 6 अंग। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए। तो अगला आ जाता है ता के बाद ता का द होना, ता का द होना। तो इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, कि जो व्यंजन संधि होती है तो इसमें ज्यादातर परिस्थितियों में या ज्यादातर नियमों में हमेशा अर्ध व्यंजन होते हैं, आधे इसमें व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना, हलंत लगाकर इसमें संधि विच्छेद होता है, ठीक है। कुछ 1-2 नियम इसके ऐसे हैं जहां पर स्वर का उपयोग हम करेंगे, मतलब स्वर से युक्त इसमें संधि विच्छेद करेंगे। बाकी सभी में ये हम हलंत लगाकर इसका विच्छेद करते हैं, ठीक है। और जहां पर हलंत लगा है इसका मतलब क्या है कि वह व्यंजन आधा है। तो इसका उदाहरण देखिए कि त का द कैसे होगा। तो उदाहरण इसका आ जाता है कि जैसे जगत धन ईश। तो जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, जगत धन ईश बराबर हो जाएगा जगदीश। तो जगत धन ईश का जगदीश कैसे हुआ ये देखिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो त वर्ग में त, थ, द, ध और ये न आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो हमने बताया था आपको नियम पहला, तो उसमें यह लिखा था या यह बताया था कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण मतलब त वर्ग का पहला वर्ण है, और इसके बाद में इसी वर्ग का तीसरा चौथा मतलब या तो द आना था या फिर ध आना था, लेकिन नहीं आया। और फिर अगर ये नहीं आया तीसरे चौथे वर्ण, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, तो इसके बाद फिर आना चाहिए य र लव ह में से कोई एक। तो क्या य र लव ह में से कोई एक आया, क्या नहीं आया। तो फिर हमने बताया था आपको कोई स्वर आ जाए। तो स्वर यहां पर क्या आया है, तो स्वर आया है यहां पर बड़ी ई। तो अब ये जो त है ये त किस में बदलेगा, तो ये त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये त का तीसरा वर्ण क्या है, द है, इसलिए त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो यहां पर जो आधा त है तो आधा त का क्या होगा, आधा द, और फिर जो ई है तो दी
जो आधा द है इसके साथ अगर ये बड़ी ई जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दी। इसलिए जगत धन ईश बराबर क्या हो जाता है, जगदीश हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसी प्रकार फिर इसका अगला उदाहरण आता है, वो देखिए। तो इसका अगला उदाहरण आता है कि जैसे जगत धन अंबा, जगत धन अंबा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जगदम्बा। तो जगत धन अंबा का जगदम्बा कैसे हुआ, ये देखिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो त है, तो ये त किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, त वर्ग का पहला ही वर्ण होता है। और यहां पर ये आ गया है स्वर अ, तो अब ये त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो त का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, द। त का तीसरा वर्ण क्या होगा, द। तो इसलिए ये त किस में बदल जाएगा, द में। और ये आधा त आधा द में बदलेगा, और आधा द के साथ जब हम ये अ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से द। इसलिए जगत धन अंबा बराबर हो जाएगा जगदम्बा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे फिर अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे अगला उदाहरण इसका आता है कि जैसे सतधन आशय, सतधन आशय बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है सदाशय। तो सतधन आशय का सदाशय कैसे हुआ, तो देखिए इसमें यहां पर अपन देखते हैं कि ये त है, ठीक है। तो ये त के बाद में क्या आ गया है, आ। तो ये त किस में बदलेगा, तो त आधे द में बदलेगा, और आधा द के बाद यदि ये आ हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द। इसलिए सतधन आशय बराबर क्या हो जाता है, सदाशय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला इसका उदाहरण देखिए कि जैसे अगला आ जाता है सत धन आनंद, सत धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, सदानंद। तो सत धन आनंद का सदानंद कैसे हुआ, तो देखिए इसमें, तो यहां पर ये त है और ता के बाद में क्या आ गया है, आ, मतलब स्वर आ गया है। तो त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। तो त का अपना ही वर्ग मतलब तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तो यही आधा त, तो यही आधा त किस में बदल जाएगा, आधे द में। और आधा द के साथ जब ये आ हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा फिर मिलकर द। इसलिए सतधन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाता है। तो सत्य का मतलब क्या है, सही, सच्चा, ये सत्य का अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर एक और इसका उदाहरण आता है, जैसे जैसे सच्चित धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा सच्चिदानंद। तो इसका ये कैसा हो गया, ये देखिए। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे ये ता के बाद में क्या आ जाता है, तो ता के बाद में आ गया यहाँ पर स्वर। तो स्वर कौन सा है, बड़ा आ। अब जो आधा त है तो आधा त किस में बदलेगा, द में। मतलब त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो आधा त का क्या हुआ, आधा द। अब यही आधा द के साथ जब हम ये आ जोड़ते हैं, ये आ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये दा हो जाता है। इसलिए सच्चिद धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, ये सच्चिदानंद हो जाता है। तो सच्चिदानंद भगवान को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला नियम आता है, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, तो देखिए इसमें, तो नियम दूसरा, तो नियम दूसरा यह है कि यदि क च ट त प के बाद न या म हो तो क च ट त प म ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो यदि क च ट त प के बाद न या म हो तो, न या म हो तो क च ट त प, क च ट त प, ये सब ध्यान रखना आपको। तो जो क च ट त प ये
अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क च ट त प अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो यदि क च ट त प के बाद या तो ना आ जाए या फिर मा आ जाए, तो ये जो क च त प है ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए फ्रेंड। तो इसका उदाहरण क्या है वो देखिए इसमें। तो पहला यहाँ पर देखते हैं कि जैसे, तो पहला उदाहरण इसमें आ जाता है कि जैसे क किस में बदलेगा, तो क का इंग में बदलना। ठीक है, क का इंग में बदलना। अब ये कैसे बदलेगा इसमें, ये देखिए। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि का के बाद में न या मा आ जाएगा, तो या तो ना आएगा या फिर मा आएगा। तो क किस में बदलेगा, तो क अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो कैसे बदलेगा ये उदाहरण से स्पष्ट होगा। तो देखिए इसमें, तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर दिक धन मूढ़, तो दिक धन मूढ़ बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा दिग्मूढ़। तो दिक धन मूढ़ का दिग्मूढ़ कैसे हुआ, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो वर्णमाला होती है हमारी क ख की, तो पहले क्या होगा क, फिर ख, फिर ग, फिर घ और फिर ये इंग होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, तो क वर्ग का पहला वर्ण है क। अब इसके बाद में फिर क्या आ जाए, तो इसके बाद में या तो ना आ जाए या फिर मा आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये मा आ गया। तो जब ये मा आ जाता है तो ये क वर्ग अपने ही वर्ग के, क वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो क का 5वां वर्ण क्या हुआ, इंग। तो इसलिए यह दिक धन मूढ़ बराबर क्या हो जाएगा, दिग्मूढ़ हो जाता है, मतलब दिशा भ्रमित, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद फिर अगला उदाहरण इसका आ जाता है कि जैसे दिक, तो दिक धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है दिंगनाथ, बराबर क्या हो जाएगा, दिंगनाथ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो क है, तो ये क अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल रहा है। तो क का 5वां वर्ण क्या होगा, इंगा होगा। इसलिए दिक धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, दिंगनाथ हो जाता है। इसके बाद फिर इसका अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे दिक धन नाग, तो दिक धन नाग बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दिंगनाग। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दिंगनाग। तो यहाँ पर ये का के बाद में क्या आया है, तो का के बाद में आया है न, इसलिए ये का किस में बदल जाएगा, 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो इस कारण से दिक धन नाग बराबर क्या हो जाएगा, दिंगनाग। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए इसका। अब अगला आ जाता है क्या कि जैसे ट, तो ट का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, तो ट का ण में बदलना। ठीक है, तो ट का ण होना या ण में बदलना। तो ट का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, ट ठ ड ण। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखिए तो 5वें वर्ण में कैसे बदलेगा ये। तो एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे उदाहरण है सट धन मास बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सन्मास। तो सट धन मास का सन्मास कैसे हुआ, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ट वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद में क्या आया है, म आया है। तो अब ये ट अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेगा, तो ये ट अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। कैसे बदल जाएगा, तो जैसे ट ठ ड ढ और ण, तो ये इसमें 5 वर्ण होते हैं।
तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट है तो ट के बाद में क्या गया, यहाँ पर मा आ जाता है। तो ये ट अपने ही वर्ग के, ये ट अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर सट धन मास बराबर क्या हो जाता है, षणमास हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा ट है, इसलिए यहाँ पर यह भी आधा ण रहेगा, इसलिए सट धन मास बराबर षणमास होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसी का अगला उदाहरण होता है जैसे सट धन मातुर। तो सट धन मातुर बराबर क्या हो जाएगा, तो सट धन मातुर बराबर हो जाता है षणमातुर। आ रहा समझ फ्रेंड। तो सट धन मातुर का षणमातुर कैसे हुआ, तो यहां पर ये ट है और इसके बाद में क्या आ गया, यहाँ पर मा आ गया है। तो ट किस में बदल जाएगा, तो ट बदल जाएगा इसमें ण में। ट किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाता है, इसलिए सट धन मातुर बराबर क्या हो जाएगा, षणमातुर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है जैसे सट धन मुख। अगला उदाहरण है इसका कि जैसे सट धन मुख बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सन्मुख। तो सट धन मुख बराबर सन्मुख कैसे हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ट है और इधर क्या है, ये म है। तो ये ट अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, इसलिए सट धन मुख बराबर क्या हो जाएगा, षणमुख हो जाता है। षणमुख मतलब होता है छह मुख। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है इसमें यदि ता के बाद न या म हो तो ता का न हो जाता है। अब ये कैसे होगा, तो देखिए इसमें तो क्या होगा कि यदि ता के बाद में क्या आ जाए, तो ता के बाद में या तो न आ जाए या फिर म आ जाए। तो ता किस में बदल जाएगा, तो ता ये न में बदल जाता है। तो कैसे बदलेगा, ये देखिए इसमें तो उदाहरण है इसका कि जैसे वृहत धन नल बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है बृहन्नल, ठीक है। तो वृहत धन नल का बृहन्नल कैसे हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर ये जो त है तो ये त वर्ग का पहला ही वर्ण है और यहां पर आ गया फिर ये न। तो हमने नियम में लिखा है कि कचा टता के बाद में न या म आ जाए तो जो पहला वर्ण होगा वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यहां पर हम देखें कभी इस प्रकार से, तो जैसे त थ फिर द ध और फिर ये न, ये पांच वर्ण होते हैं। तो यहां पर आया है त और त के बाद में आ गया है न, तो ये त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये त का पांचवा वर्ण क्या है, तो त का पांचवा वर्ण है न, इसलिए ये त किस में बदल जाएगा, आधे न में। इस कारण से बृहत धन नल बराबर क्या हो जाएगा, बृहन्नल हो जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे वृहत, तो वृहत धन नेत्र बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बृहन्नेत्र मतलब बड़े नेत्र। तो यहां पर भी जो आधा त है तो आधा त किस में बदल जाता है, आधे न में बदल जाता है, इसलिए वृहत धन नेत्र बराबर क्या हो जाएगा, बृहन्नेत्र मतलब बड़े नेत्र। इसके बाद फिर इसी का अगला उदाहरण आ जाता है जैसे जगत धन नाथ। तो जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाता है। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो जगत धन नाथ का जगन्नाथ कैसे हो गया, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये त है तो ये त के अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये त के बाद आया है न, तो अब ये त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण मतलब किस में बदलेगा, न में। तो यहां पर आधा त है तो इसलिए यहां पर आधा न होगा। तो इस कारण से जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जगन्नाथ शब्द होता है यह किस संधि का उदाहरण है। तो आपको याद रखना होगा व्यंजन संधि का। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा जगत धन नाथ। उल्टा पूछा जा सकता है कि जो जगत धन नाथ बराबर इसका सही शब्द क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, इसका अगला उदाहरण आता है जैसे जगत धन मोहिनी। तो जगत धन मोहिनी बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है जगन मोहिनी। क्या हो जाएगा, जगन मोहिनी हो जाता है। तो जगत धन मोहिनी का जगन मोहिनी कैसे हुआ, तो ये ता के बाद में क्या आया है, मां आया है। तो फिर ये ता किस में बदल जाएगा, तो ता आधे न में बदल जाएगा, मतलब अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो यहां पर ये आधा त था, इसलिए आधा न में बदल जाता है, और इस कारण जगत धन मोहिनी बराबर हो जाएगा जगन मोहिनी। ऐसे फिर अगला आ जाता है कि जगत धन माता। तो जगत धन माता बराबर क्या हो जाएगा, जगन माता। क्या हो जाएगा, जगन माता। तो जगत धन माता का जगन माता कैसे हुआ, तो यहां पर अपन देखते हैं कि यह है त, और ता के बाद में क्या आया है, मां आया है। तो ये त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, न होगा। त, थ, द, ध और न। तो ता का पांचवा वर्ण क्या होगा, न होता है। इसलिए ये जगत धन माता बराबर क्या हो जाएगा, ये जगन माता हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, जैसे अगला देखिए इसमें कि पत धन नग बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पन्नग। तो यहां पर हम देखते हैं कि त, तो ये ता के बाद में क्या आया है, ना आया है। तो आधा ता का क्या हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा, मतलब त किस में बदल जाएगा, तो त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में मतलब न में बदल जाता है। इसलिए ये पत धन नग बराबर क्या हो जाएगा, पन्नग हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहां पर यह व्यंजन संधि का दूसरा नियम समाप्त होता है। अब इसके बाद फिर जो आगे इसके नियम है व्यंजन संधि के, वे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।